मेरे बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव मुझे बोलते हैं कि यार हमें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो तू कोई भी 2-4 स्टॉक्स हमें बता दे, हम आंख बंद करके तुझ पर भरोसा करते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि देखो अभी तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन अगर मेरे बताए हुए किसी स्टॉक में तुमने इन्वेस्ट कर दिया और उसमें अगर प्रॉफिट होगा तब तो तुम खुश रहोगे, लेकिन जैसे ही इन्वेस्ट करने के बाद प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे जाने लगेगी ना, वहां पर जो तुम्हारा भरोसा है वो डगमगाने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि मैंने एक स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है। जबकि अगर तुम खुद से रिसर्च करके अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें उस स्टॉक की सारी अच्छाइयां और बुराइयां पता होंगी, तो उसके बाद तुम्हें पता होगा कि अगर तुमने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसकी प्राइस गिर भी रही है तो एक ना एक दिन उठ जाएगी। जबकि अगर आपने किसी के बताने पे एक स्टॉक पे इन्वेस्ट किया होगा और वहां पर आपको दिख रहा होगा ना कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तब आप उसमें कन्विक्शन के साथ नहीं बैठे रह सकते हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से अपने लिए एक स्टॉक सेलेक्ट करें। तो जब आप अपने लिए एक स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टॉक को एनालाइज करना, और उनको एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे रेशियोज हैं जिनका यूज करते हैं, तो आज हम उनके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप एक स्टॉक में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि अरे भाई प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि आपको प्रॉफिट तभी होगा जब उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा। एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वहां पर आपको प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी भी प्रॉफिटेबल होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक स्टॉक में उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखना चाहिए, जो कि बहुत सारे तरीके के होते हैं। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे टाइप के रेशियोज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला रेशियो है वो है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स बेचे हैं, यानी उसकी जो इक्विटी कैपिटल है, उसके ऊपर कंपनी कितने रिटर्न्स जनरेट कर रही है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, और क्योंकि हमें ये नंबर परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए होता है, इसलिए मल्टीप्लाई विद 100 भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी की जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो 100 करोड़ है और उसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपए का है, तो इस केस में जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो होगा 10%, जो कि जनरली कम माना जाता है। हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से तो ज्यादा होना ही चाहिए, और बेटर हो कि 20% से ज्यादा हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, जब कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ शेयर होल्डर से ही पैसा लिया हो सकता है उसने बैंक से लोन भी ले रखा हो, यानी उसके ऊपर डेट भी हो। तो यहां पर हमारे लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी ने जो टोटल पैसा अपने बिजनेस पे लगा रखा है उसके ऊपर वो कितने परसेंट के रिटर्न्स जनरेट कर रही है, यानी जो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के पास जो डेट से पैसा आया है वो भी आएगा। और EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBIT में कंपनी ने जो सेल्स की हैं उसमें से सिर्फ खर्चों को माइनस किया जाता है, इंटरेस्ट और टैक्स को घटाया नहीं जाता है। तो मान लीजिए कंपनी का जो EBIT है वो 10 है और कंपनी ने जो टोटल कैपिटल लगाई है वो है 150 करोड़, जिसमें लोन और इक्विटी दोनों इंक्लूडेड है, और ये नंबर भी हमें परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए। तो ऐसे में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है 10%, जो कि कम है क्योंकि अभी कंपनी को तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अपने डेट के ऊपर। तो ये भी कम से कम 15% तो होना ही चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। बाकी सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, और 20% से ज्यादा हो तो बहुत बेटर है। नेक्स्ट रेशियो है OPM, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। यानी अगर कंपनी कोई 100 रुपए का माल बेच रही है तो उसको बनाने में कंपनी का जो खर्चा आया था उसको हटाने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई विद 100, क्योंकि हमें यह नंबर परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए। तो यहां पर कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे उनको घटाना होगा। तो मान लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो 100 करोड़ रुपए, कंपनी का उस सामान को बनाने में जो खर्चा आया वो हुआ 70 करोड़ रुपए। तो अब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 30 करोड़।
और कंपनी का रेवेन्यू कितना है, वो है 100 करोड़। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये निकल कर आता है 30%। अब जब आपको पता है कि ए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 30% है, जबकि अगर आपको दिखाई देता है कि बी एक कंपनी है सेम कैटेगरी की और उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40% है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं ना कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए ओपीएम का यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है एनपीएम यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सिर्फ इतना फर्क है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमने कंपनी का उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आया था सिर्फ उसको घटाया है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हमें कंपनी के बाकी जो खर्चे होते हैं, जैसे कंपनी को टैक्सेस पे करने होते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर लोन पे करना होता है, तो इसको भी हटाना होता है। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका मार्जिन हम पता करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई विद 100। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने 100 करोड़ का माल बेचा, यानी उसका रेवेन्यू 100 करोड़ है, जिसको बनाने में कंपनी का 70 करोड़ का खर्च तो आया, लेकिन उसके बाद उसे लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ा, तो यानी उसका जो टोटल एक्सपेंस हो गया वो हो गया 80 करोड़। तो इस केस में उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ मल्टीप्लाई विद 100, यानी यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है 20%। तो इससे आपको कंपनी की ओवरऑल एबिलिटी पता चलती है कि उसका जो रेवेन्यू है उसमें से कितना प्रॉफिट कंपनी निकाल पा रही है। अब नेक्स्ट है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। इसके बारे में बताने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, यहां पर तो हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हर एक चीज को डिटेल में सीखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जो कि लगभग 12 घंटे का कोर्स है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। और इवन वहां पर 2 लेक्चर्स तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो हमारे ऐप नीरज जोशी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो ये जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं एक साल में, और उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 10 करोड़। तो ऐसे में उसका अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी जो अर्निंग कर रही है वो होगी 10 रुपीज। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है। अब सिर्फ इसके बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसकी अर्निंग ज्यादा है वो बेटर है, क्योंकि यहां पर इस बात पर भी ये चीज डिपेंड करती है कि कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी है। क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी के शेयर की प्राइस 1000 रुपए है और वो एक शेयर पर 10 रुपए कमा के दे रही है, जबकि दूसरी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और वो उस जगह पर भी 10 रुपए कमा के दे रही है। तो हमें शेयर प्राइस से भी इसको कंपेयर करना होता है, जो कि इसके बाद में आपको जो रेशियोज बताऊंगा वैल्यूएशन वाले, उसमें हम करना सीखेंगे। इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे रेशियोज को आप कहां पर चेक कर सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है डीपीआर यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपको पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि डिविडेंड भी देती हैं। रिसेंटली मेरे एक स्टॉक है, उसने मुझे भी डिविडेंड दिया है। कमेंट में अगर नाम गेस कर सकते हो तो जरूर करना। तो ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये हमें बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना परसेंटेज डिविडेंड की फॉर्म में देती है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम इनटू 100। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 100 करोड़ का डिविडेंड दिया है, लेकिन उसने पूरे साल में 1000 करोड़ कमाए हैं, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करोड़ इनटू 100, यानी कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो होगा 10%। अब देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से आपको ये तो पता चल गया कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा होना चाहिए, कंपनी की जो सेल्स है वो भी बढ़ रही होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगी नहीं तब भी कंपनी के शेयर की प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो जब भी आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने इन दोनों मैट्रिक्स को जरूर देखना है। अब इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और इजीली समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने लास्ट ईयर 100 करोड़ की सेल्स की थी, 100 करोड़ का माल बेचा था, और इस साल उस कंपनी ने 130 करोड़ का माल बेच दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है वो 30% बढ़ गई है। और इसकी जगह पर अगर कंपनी ने लास्ट ईयर 100 करोड़ का माल बेचा था और इस साल कंपनी 80 करोड़ का ही माल बेच पाती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्लाइन की है। तो हमें हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी सेल्स बढ़ रही हो। और ये जो सेल्स ग्रोथ है ये आपको सिर्फ एक साल की नहीं देखनी है, क्योंकि एक साल में तो कंपनी की सेल्स किसी भी रीजन की वजह से बढ़ सकती है।
आपको देखना है कि पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा ये भी देखो कि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो सेल्स की है, यानी पिछले 3 महीने में जो सेल्स की हैं, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में भी क्या उसकी सेल्स बढ़ी है या फिर नहीं, ये आपको जरूर देखना है। इसके साथ साथ हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए आपको यह भी देखना है कि सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल्स तो कंपनी डिस्काउंट देकर भी बढ़ा सकती है, अगर साथ में प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो ये एक पॉजिटिव बात नहीं होगी। यानी कंपनी के सेल्स के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा होना चाहिए। और ये भी आपको सिर्फ 1 साल का नहीं देखना है, इसके साथ साथ आपको 3 साल और 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से बढ़ रहा है इसको जरूर देखना है। और इसके साथ साथ ही आपने कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो उसका क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी देखना है। यानी अभी जो ये जून 2024 का Q1 है, आपको इसे कंपेयर करना है जून 2023 के Q1 से। अब ग्रोथ मैट्रिक्स को आपने समझ लिया है, लेकिन मान लो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, तो ऐसे में कंपनी जो कमाएगी वो बस बैंक को इंटरेस्ट भरती रह जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं लग पाएगा। यानी हमारे लिए ये देखना भी जरूरी है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, और अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है भी तो भी उसका जो इंटरेस्ट है वो कितनी आसानी से पे कर सकती है। तो इसके लिए 2 रेशियोज होते हैं जो लेवरेज रेशियोज के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास इक्विटी यानी शेयर होल्डर से जो पैसा आया है उसके कंपैरिजन में कितना उसके ऊपर कर्ज है। अब देखो आपको पता है कि कंपनी ने जो कर्ज लिया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, जबकि जो इक्विटी कैपिटल है उसके ऊपर उसे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो इसलिए जनरली माना जाता है कि कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए डेट के कंपैरिजन में। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो मान लीजिए कंपनी के ऊपर 50 करोड़ रुपए का डेट है और उसके पास 100 करोड़ रुपए आए हैं इक्विटी के थ्रू, तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा 0.5, जो कि एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी इतना मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो माना जाता है कि यह थोड़ा रिस्की है। तो पर्सनली मैं ऐसी कंपनीज को ही प्रेफर करता हूं जिनके ऊपर ज्यादा कर्ज ना हो, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और ऊपर से कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट है तो ये उस कंपनी के लिए रिस्की भी होता है। वैसे यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें बता तो रहे हो, समझ भी आ रहा है, लेकिन ये सब मैं देखूंगा कहां? तो टेंशन मतलब बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी आसानी से जो भी उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसको पे कर सकती है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो मान लीजिए एक कंपनी को हर साल 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना होता है और उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 100 करोड़ रुपए ही है, तो यहां पर तो कंपनी जो कमाएगी वो सारा का सारा इंटरेस्ट में दे देगी। इसलिए जनरली माना जाता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना चाहिए वो 3 से ज्यादा हो तो बेटर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर जो भी लोन है उसका इंटरेस्ट कंपनी आसानी से पे कर सकती है। तो ऐसे में आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, यानी आपको एक स्टॉक को सही वैल्यूएशन में खरीदना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पर महंगा मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टॉक 5000 का मिल रहा है तो आप उसे महंगा समझ लें, क्योंकि स्टॉक की प्राइस से हम ये पता नहीं कर सकते कि स्टॉक महंगा है या फिर सस्ता। तो ये पता करने के लिए हमें कुछ रेशियोज का यूज करना होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला रेशियो और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस रेशियो से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के शेयर की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, यानी एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और शेयर प्राइस आपको पता ही है कि कंपनी के शेयर की जो प्राइस है उसको शेयर प्राइस कहते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस है 100 रुपए और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, तो यानी उसका जो पी रेशियो है वो है 10। तो एक कंपनी आपके सामने है जिसका पी रेशियो 10 है और दूसरी कंपनी है जिसका पी रेशियो 15 है। तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 रुपए कमाएंगे, जबकि दूसरी कंपनी में आप 15 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 रुपए कमाएंगे। तो जहां पर आप कम पैसे देकर 1 रुपए कमा रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। तो ये हमें पी रेशियो से पता चलता है। यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप एक स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक से कंपेयर करते हैं तो वो सेम इंडस्ट्री के होने चाहिए, यानी आप एक आईटी कंपनी को ही दूसरी आईटी कंपनी से कंपेयर करें, ये नहीं कि आप एक बैंक को दूसरी आईटी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है पीबी रेशियो,
यानी प्राइस टू बुक रेशियो। लेकिन यहां पर जो बुक वैल्यू कहा जा रहा है उसका मतलब होता है कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको अगर बेच दिया जाए और उसमें से कंपनी के ऊपर कुछ लोन भी होगा, लायबिलिटीज भी होंगी, उनको पे कर दिया जाए, तो कंपनी के पास जो पैसा बचेगा उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। यानी बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, उसने बड़े बड़े डैम बना रखे हैं और उसके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं, तो इस केस में हम पीबी रेशियो को यूज करें वैल्यूएशन के लिए तो ये ज्यादा बेटर रहता है। तो पीबी रेशियो निकालने के लिए आपको कंपनी के शेयर प्राइस से उसकी बुक वैल्यू पर शेयर को डिवाइड करना होता है। बुक वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको पता चली गया है, और उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो बुक वैल्यू पर शेयर हमारे सामने निकल आती है। तो हमने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना है और ऐसे हमारे सामने पीबी रेशियो निकल कर आ जाता है, और ये जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। यानी इसका मतलब है कि कंपनी हमें उतनी सस्ती मिल रही है। अब नेक्स्ट है पीईजी रेशियो। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका पी रेशियो है 15 और दूसरी कंपनी है जिसका पी रेशियो है 10। अब यहां पर मैंने आपको बताया है कि जिसका पी रेशियो कम है वो कंपनी बेटर है, लेकिन इस जगह पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है उस कंपनी की ग्रोथ, उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मान लो जिस कंपनी का पी रेशियो 15 है उसकी ग्रोथ है 50% की, यानी उसका प्रॉफिट 50% के रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि जिस कंपनी का पी रेशियो 10 है वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही। तो ऐसे में तो जो कंपनी 50% के रेट से ग्रो कर रही है वो भले ही आपको महंगी मिल रही है, वो बेटर है ना। तो ये पता करने के लिए हम पीईजी रेशियो का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जिसको निकालने के लिए हमें कंपनी के पी रेशियो को उसका जो ग्रोथ रेट है, यानी उसके अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ रेट है, उससे डिवाइड करना होता है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पी रेशियो है 10 और उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी 10 का है, तो इस केस में उसका पीजी रेशियो निकल कर आएगा 1। लेकिन इसकी जगह पर अगर मान लीजिए एक सिमिलर कंपनी है जिसका पी रेशियो भी 10 है लेकिन उसका ग्रोथ रेट 20% का है, तो यहां पर पीजी रेशियो निकल कर आएगा 0.5। यानी पीजी रेशियो भी जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। अब पीजी रेशियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छी है लेकिन अभी वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएगी और आप अभी से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो आप उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते, आप उसका पीजी रेशियो नहीं निकाल सकते, तो ऐसे में आप उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो यहां पर यूज किया जाता है प्राइस टू सेल्स रेशियो का, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। तो शेयर प्राइस आपको पता ही है, सेल्स पर शेयर निकालने के लिए आपको देखना होगा कि कंपनी की सेल्स कितनी है और उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना होगा। तो मान लीजिए कंपनी की 100 करोड़ रुपए की सेल्स है और उस कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो ऐसे में उसका सेल्स पर शेयर निकल कर आएगा 100 रुपीज। अब ऐसे में अगर मान लीजिए उसके शेयर की प्राइस 200 रुपए चल रही है तो यहां पर प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आएगा 2 रुपीज, और वहीं अगर उसके शेयर की प्राइस 400 रुपए चल रही है तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आएगा 4 रुपीज। तो ये भी जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट रेशियो है वो है करंट रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म एसेट से पे कर सकती है या फिर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म एसेट से अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकती है तो यहां पर कंपनी के बैंकक्रप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मान लीजिए कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट्स हैं और 50 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, तो यहां पर जो उसका करंट रेशियो होगा वो होगा 2, यानी कंपनी आसानी से अपनी जो लायबिलिटीज है उनको पे कर सकती है। जबकि इसकी जगह पर अगर मान लीजिए कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट्स हैं लेकिन उसके ऊपर 200 करोड़ की लायबिलिटीज है, तो यहां पर जो उसका करंट रेशियो निकल कर आएगा वो होगा 0.5। यानी इस जगह पर कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज ज्यादा हैं, एसेट्स कम है, तो यहां पर कंपनी के बैंकक्रप्ट होने के चांसेस होते हैं। यानी अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो यह अलार्मिंग है, और जनरली कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 से ज्यादा हो तो बेटर माना जाता है। तो अब हमने बहुत सारे रेशियोज को समझ लिया है। अगर आप इन्हें डिटेल में सीखना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा बेटर रेशियोज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो फिर हमने हमारा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स बना रखा है, आप उसको हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इतने सारे रेशियोज जो मैंने आपको बता दिए इनको आप चेक कहां पे करेंगे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है screener.in। क्लियर कर दूं कि मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी स्टॉक का अगर कोई भी रेशियो देखना चाहते हैं तो आपने उस स्टॉक का नाम लिखकर सर्च करना है। हम
यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख के सर्च कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज होंगे वो आपको यहां पर ही नजर आ रहे हैं। जैसे आपको उसका पी रेशियो नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नजर आ रहा है, सेल्स ग्रोथ नजर आ रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको नीचे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, P&L स्टेटमेंट देखने को मिलता है। यहां पर आपको पिछले कई साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको यहां पर कोई और रेशियो नहीं मिल रहा है तो उस रेशियो को आप यहां पर लिखकर सर्च कर सकते हैं और वो रेशियो आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।